वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं। इनसे संबंधित जो भी प्रावधान है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं, सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं कोर्स से रिलेटेड जानकारी देना चाहूँगी। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी की। इससे पहले भी जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं प्लेलिस्ट में ऐड है। दोपहर 1 बजे ये क्लास आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है। इसके अलावा आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी कोर्स आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके तुरंत 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। अब बढ़ते अपनी क्लास की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। और भाग 4 में आर्टिकल कौन कौन से हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार जो है 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। प्रश्न पूछा जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं तो आयरलैंड के संविधान को याद रखना है। आयरलैंड के संविधान में जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये स्पेन के संविधान से ग्रहण किए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्व को विशेषता वाला बताया है और मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत है स्पेनिश संविधान, जहाँ से यह आयरिश संविधान में आया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। इन सिद्धांतों का जो उद्देश्य है लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। याद करने योग्य जो बात है वो नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष देखेंगे तो निम्नलिखित हैं। नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, अर्थात लागू नहीं हो सकते। तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करें। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है वो हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि इनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अतः सरकार, केंद्र राज्य हो या स्थानीय, इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यद्यपि निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय या पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्वों को प्रभावित कराना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व नामक उस उक्ति से यह स्पष्ट होता कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अर्थात जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान में भाग 4 में, ये गैर न्यायोचित हैं। अर्थात अगर इनका हनन होता है तो न्यायालय में जा करके इन्हें लागू नहीं करवा सकते। बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं या मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका हनन होता है तो न्यायालय से इनको लागू करवाया जा सकता है। बस यही डिफरेंस है इनमें। फिर ये नीति निर्देशक तत्व क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद ये रखना है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आगे जो सरकार है वो कानून बनाएगी, नीतियाँ बनाएगी और उन्हें लागू करने की कोशिश करेंगे। निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे।
44वां संशोधन अधिनियम आता 1978 का एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त कर दे। यह आर्टिकल 38 में दिया गया है। और जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2002 में, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसके तहत जो आर्टिकल 45 है इसकी विषय वस्तु को बदला गया और जो प्राथमिक शिक्षा है इसको अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। संशोधन निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध कराएगा। तो आर्टिकल जो 21A है या 21 का है, इसके तहत कि आप मूल अधिकार है जो पहले नीति निदेशक तत्व में था आर्टिकल 45 में, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है जिसके जरिए से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया संशोधन अधिनियम आया 2011 में 97। इसके द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है कि निदेशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति और आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। तो संविधान के सलाहकार थे सर BN राव। इन्होंने निदेशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कथन देकर के, या कथन किसका है। तो इस प्रकार आपको नीति निदेशक तत्वों के संबंध में जो कथन है किसने कहे हैं ये याद रखना है। मिनर्वा मिल्स मामला होता 1980 में। उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था भी दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है और ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हैं। हम लोगों ने DPSPs के बारे में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल आते हैं 36 से 51 तक, वो सारे आपको लर्न कराने की मैं कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इन क्लासेस की आपको PDF प्राप्त करनी है या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करना होगा। और ज्ञान सर कूपन कोड है, जो भी कोर्स परचेज करेंगे आप उसमें अप्लाई करेंगे और 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे वो UP PCS के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हों, RO ARO री एग्ज़ाम के लिए या अदर स्टेट PCS के लिए, इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप UP कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये में प्रिपरेशन कर पाएंगे। फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में और मात्र 50 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। तो ये हो गई कोर्स से रिलेटेड जानकारी। ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।